डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव में जो टॉपिक पढ़ाया था, आपको याद होगा, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ और वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम उससे आगे आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यह है दो आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो आप सभी को पता है, कहीं ना कहीं किसी बल के विरुद्ध कार्य करने में ही वह कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम बात कर रहे हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की, तो यह भी क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही होगा। तो देखते हैं क्या है हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे आपको हमने पढ़ाया था कि यदि हम अनंत से किसी आवेश को उठाकर किसी अन्य आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाएं, तो हमें एकांक धन आवेश को अनंत से उठाकर वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव के रूप में इकट्ठा हो जाता है, अर्थात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वैद्युत विभव कहलाता है। इसी प्रकार से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, यदि हम दो आवेशों को अनंत से उठाकर एक दूसरे के पास ला रहे हैं, तो यहां भी हमें किसी ना किसी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। या अगर ये दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं, तो ये दोनों खुद ब खुद पास आ जाएंगे, तो हमें कार्य प्राप्त होगा। तो इन दोनों आवेशों को पास लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो क्या परिभाषा देंगे हम, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को अनंत से परस्पर निकट लाकर उस निकाय की रचना करने में किया गया कार्य ही उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। जैसे हम इसके लिए अब सूत्र निर्मित करते हैं। देखिए, माना ये एक निकाय है ए बी, जो दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, और ये बिंदु आवेश कौन से हैं, Q1 और Q2। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, परस्पर r मीटर है। माना दोनों आवेश कैपिटल K परावैद्युतांक के माध्यम में रखे हुए हैं। तो हमने अभी आपको परिभाषा से बताया कि किया गया कार्य क्या कहलाता है, उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के दो तरीके हमारे पास हैं। एक तरीका कौन सा है, एक तरीका वही पुराना तरीका है जो हम पढ़ के आ चुके हैं वैद्युत विभव निकालने के लिए। वैद्युत विभव में हमने समाकलन विधि से, आपको याद होगा, कार्य निकाला था समाकलन विधि से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन R। इस Q की जगह हम रख सकते हैं Q1, क्योंकि एक आवेश हमने Q की जगह माना है Q1, दूसरा आवेश हमने माना है Q नॉट की जगह Q2 अपॉन R। और यही कार्य क्या कहलाएगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने का एक मेथड तो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं वैद्युत विभव वाले चैप्टर में। बिल्कुल उसी तरह समाकलन विधि से आप कार्य निकालेंगे और यही कार्य हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एक दूसरा शॉर्टकट तरीका भी है जो मैं आपको अब यहां कराता हूं। देखिए क्या है, हमें कार्य निकालना है, तो कार्य निकालने से पहले हम विभव निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ विभव को परिभाषित करेंगे। देखिए, वैद्युत विभव की परिभाषा से आवेश Q1 से इसके वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r मीटर की दूरी पर किसी बिंदु B पर उत्पन्न वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 अपॉन R। ठीक, तो ये आ गया आवेश Q1 के कारण इसके वैद्युत क्षेत्र में इससे स्मॉल r मीटर पर दूर स्थित किसी बिंदु B पर वैद्युत विभव। अब अगर हम इस आवेश Q2 को अनंत से उठाकर इस Q1 आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं, तो उसमें हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, ये भी विभव के सूत्र से हमने आपको बताया था, V बराबर W बटे Q नॉट से। तो यहाँ W बराबर किसके हो जाएगा हमारा,
W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू नॉट। और क्यू नॉट की जगह हम यहाँ कौन सा आवेश को ला रहे हैं, हम यहाँ क्यू नॉट की जगह आवेश ला रहे हैं Q2, तो ये हो जाएगा V इंटू Q2। अब V हम पहले से निकाल चुके हैं, समीकरण नंबर 1 में V का मान है 1/4πε0 के Q1/R। तो यहां पर हम इस V का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे 1/4πε0 के Q1/R इंटू Q2। तो ये आ गया हमारा कार्य 1/4πε0 के Q1 Q2/R। और यही कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, U बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/R जूल। ये यही फॉर्मूला है जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला। तो इसको निकालने के दो मेथड है, वो मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आप उससे करना चाहें उससे भी कर सकते हैं, वरना आप इस मेथड से कर सकते हैं। बस इस मेथड से करने का आपको ये लाभ मिलेगा कि आपको ये 2 बार याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप वैद्युत विभव का सूत्र याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक यही आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी सिद्ध कर पाएंगे। तो स्पष्ट हो गया आपको, दोनों आवेशों से मिलकर बने निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो दोनों आवेशों के गुणनफल पर निर्भर करती है। अर्थात U समानुपाती किसके होता है, Q1 इंटू Q2, और U व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, R के, दोनों के बीच की दूरी के। अर्थात इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उतनी ही कम होगी। अगर बात करें अनंत की, तो अगर दूरी अनंत हो जाए, R टेंस टू इंफिनिटी, तो U टेंस टू 0, तो अनंत पर हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी मानते हैं निकाय की, 0 मानते हैं। स्पष्ट है कि अनंत दूरी पर स्थित दो आवेशों के लिए, अर्थात एक आवेश हमारे निकट रखा हुआ है और दूसरा अनंत पर, तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। देखिए वाह्य निर्वात में K बराबर होता है 1, तो U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। इसके संबंध में कुछ विशेष बातें आपको बताता हूं। देखिए U क्या है, स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि होती है आप सभी को पता है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो पुरानी बात ही है। लेकिन दूसरी बात जो आपको बताने जा रहा हूं, ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम दोनों एक जैसे आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हैं, दोनों एक जैसे आवेशों को मतलब जैसे ये दोनों आवेश हैं, ये दोनों आवेश पॉजिटिव हो या ये दोनों आवेश निगेटिव हो, तो जब हम इन्हें एक दूसरे के पास लाएंगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जब हम प्रतिकर्षण के विरुद्ध इन्हें एक दूसरे के समीप लाएंगे तो बाह्यकर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है वह धनात्मक होता है, और कार्य धनात्मक होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थितिज ऊर्जा भी धनात्मक होगी, अर्थात उस समय निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। और इसी प्रकार यदि हम विजातीय आवेशों को एक दूसरे के पास लाएं, जैसे एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश, तो हम इन्हें एक दूसरे के पास लाएं, तो इस स्थिति में इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करेगा। आकर्षण बल कार्य करेगा तो हमें बाह्यकर्ता द्वारा कार्य नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कार्य स्वयं हो जाएगा। आकर्षण के कारण ये स्वयं पास पास आ जाएंगे, और जब ये स्वयं पास पास आ जाएंगे तो उस स्थिति में कार्य हमें प्राप्त होगा, और प्राप्त कार्य सदैव ऋणात्मक होता है, और जब कार्य ऋणात्मक होगा तो हमारी स्थितिज ऊर्जा भी ऋणात्मक होगी। जैसे सवाल आया 1 नंबर में, यदि हम 2 प्रोटॉनों को पास लाएं या 2 इलेक्ट्रॉनों को पास लाएं तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो सजातीय आवेश है। अगर आप 2 प्रोटॉनों को एक दूसरे के पास लाएंगे या 2 इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। उस अवस्था में निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। एक बार क्वेश्चन आया है कि यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को पास लाएं तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वह विजातीय आवेश है, तो वह स्वयं आकर्षण के कारण एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और इस अवस्था में हमें कार्य प्राप्त होगा। और अभी आपको बताया प्राप्त कार्य ऋणात्मक होता है, इसलिए उस अवस्था में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को पास लाने में निकाय की स्थितिज ऊर्जा सदैव घटेगी।
अर्थात आप ये भी कह सकते हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अभी आपको ये जो टॉपिक पढ़ाया था इससे पहला, इसमें केवल आपने दो आवेशों से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की और आपको यह बताया गया कि अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हों या दोनों आवेश निगेटिव हों अर्थात एक जैसे हों तो स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव आएगी और अगर एक आवेश पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो स्थितिज ऊर्जा निगेटिव आएगी। अब हम ये जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम जानेंगे कि अगर दो या दो से अधिक आवेश हों, जैसे मान लीजिए 3 आवेश हों या 4 आवेश हों, तो उनसे मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। जैसा कि आपने विद्युत विभव के बारे में पढ़ा था, विभव अदिश राशि है, तो हम दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय के कारण किसी बिंदु पर अगर वैद्युत विभव निकालते हैं तो वह वैद्युत विभव उन अलग अलग आवेशों के विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी प्रकार से जब हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो स्थितिज ऊर्जा भी आपने इससे पहले टॉपिक में ही पढ़ा, पहला पॉइंट आपको बताया था नोट में कि स्थितिज ऊर्जा भी अदिश राशि होती है, इसलिए बिल्कुल साधारण है जब दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की हम स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो वह स्थितिज ऊर्जा दो आवेशों से मिलकर बने निकाय के स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। देखिए स्पष्ट लिखा है, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाय के प्रत्येक दो आवेशों से मिलकर बने युग्म अर्थात निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, बल्कि यहां लिखना चाहिए बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो देखिए जैसे हमने एक निकाय बनाया है जो 3 आवेशों से मिलकर बना है, जिसमें 2 आवेश पॉजिटिव हैं और ये तीसरा आवेश निगेटिव है। इनके बीच की दूरी क्रमशः r12, पहले और दूसरे के बीच की दूरी 1-2, दूसरे और तीसरे के बीच की दूरी 2-3, तीसरे और चौथे के बीच की दूरी 3-1 मान ली गई है, सॉरी तीसरे और पहले के बीच की दूरी 3-1 मान ली गई है। तो इन तीनों आवेशों से मिलकर ये एक निकाय बना है जिसकी आकृति त्रिभुज के समान है, तो इसकी कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए यहां पर 3 निकाय हमारे पास बन रहे हैं, पहला निकाय, दूसरा निकाय और ये तीसरा निकाय। तो हम तीनों की अलग अलग स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और उन तीनों का हम योग कर देंगे, जैसे हमने यहां किया है। कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर U12 इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा, फिर U23 इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा प्लस U31 इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा और इन तीनों का बीजगणितीय योग। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R की जगह रखा हमने R12, दूसरे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू माइनस Q3 इंटू माइनस Q3 अपॉन इनके बीच की दूरी R23 क्योंकि ये बीजगणितीय योग है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q1 की जगह मतलब माइनस Q3 और Q2 की जगह प्लस Q1 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी R यानी कि R31। तो ये ऊर्जा कितनी हो गई कुल हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R12, ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये हो गया निगेटिव माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 Q3 अपॉन R23 और माइनस और प्लस फिर माइनस आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q3 Q1 अपॉन R31। इसी के ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसको समझाते हैं। जैसे देखिए ये वर्गाकार निकाय है जो 4 आवेशों से मिलकर बना है। Q1 बराबर प्लस Q, Q2 बराबर प्लस Q, Q3 बराबर माइनस Q, Q4 बराबर माइनस Q और इसकी भुजा की लंबाई है A। तो इस पूरे निकाय की आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें कितने निकाय बन रहे हैं। पहला निकाय Q1 और Q2 को मिलाकर बनता है, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह Q,
Q2 की जगह Q और इन दोनों के बीच की दूरी A। इसी तरह एक निकाय ये बन गया, इसकी स्थिति ऊर्जा 1/4πε0 Q1 की जगह Q, Q2 की जगह -Q अपॉन A। फिर एक तीसरा निकाय ये बन गया 1/4πε0 Q1 की जगह -Q, Q2 की जगह -Q अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी A। फिर एक निकाय ये बन गया Q1 की जगह -Q, Q2 की जगह Q और इन दोनों के बीच की दूरी A। तो इस प्रकार ये 4 निकाय बन चुके हैं आपके पास, 1 2 3 और 1 4। लेकिन इसमें 2 निकाय और बचते हैं। एक निकाय हमारा ये बनेगा, विकर्ण पे रखे ये दोनों आवेश, और एक निकाय हमारा ये बनेगा, विकर्ण पे रखे ये दोनों आवेश। तो आप देख सकते हैं 1/4πε0 Q1 की जगह +Q, Q2 की जगह -Q और इन दोनों के बीच की दूरी अर्थात विकर्ण की लंबाई, और विकर्ण की लंबाई होती है भुजा √2। इसी तरह 1/4πε0 Q1 की जगह +Q, Q2 की जगह -Q और दोनों के बीच की दूरी, ये भी विकर्ण है, तो विकर्ण की लंबाई हो गई a√2। तो ये कितना है हमारा 1/4πε0 Q² अपॉन A, या -1/4πε0 Q² अपॉन A, या +1/4πε0 माइनस और माइनस +Q² अपॉन A। ये फिर आया -1/4πε0 Q² अपॉन A। ये आया हमारा प्लस और माइनस -1/4πε0 Q² अपॉन A√2, और ये भी हमारा आया प्लस और माइनस -1/4πε0 Q² अपॉन A√2। तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव बराबर क्वांटिटी है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये भी बराबर क्वांटिटी है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास केवल ये 2 क्वांटिटी बची, 1/4πε0 Q² अपॉन A√2 माइनस का, और एक ये बची 1/4πε0 Q² अपॉन A√2, ये भी माइनस की क्वांटिटी। तो माइनस और माइनस ये प्लस हो गए, ये हो गए आपके 2 × 1/4πε0 Q² अपॉन A√2। ये 2 इस √2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गई हमारी -√2 1/4πε0 Q² अपॉन A मात्रक। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम 2 या 2 से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इससे अगले टॉपिक पर। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आप सभी को पता है, जब हम किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो आपने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा होगा, अगर हम किसी भी p द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को E तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर रख दें, तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है तो बराबर P sin थीटा। क्यों? क्योंकि इस समय वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर 2 परस्पर बराबर विपरीत और समांतर बल कार्य करेंगे, जो इसको घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। तो इन दोनों बलों के कारण इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण बनेगा तो बराबर P sin थीटा। और इस बल युग्म का आघूर्ण के कारण यह द्विध्रुव घूमकर क्षेत्र के समांतर अर्थात स्थायी संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। अगर अब हम इस वैद्युत द्विध्रुव को इस स्थायी की संतुलन की स्थिति से दोबारा किसी कोण तक घुमाना चाहते हैं, तो हमें इस बल युग्म के आघूर्ण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य हमें निकालना है। तो आप सभी जानते हैं कार्य बराबर किसके होता है? कार्य W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, या बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। तो हम यहां पर अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अगर इस नियत बल आघूर्ण के विरुद्ध हम इस द्विध्रुव को अत्यंत सूक्ष्म कोण d थीटा घुमाना चाहते हैं,
तो घुमाने में किया गया अल्प कार्य डी डब्ल्यू बराबर होगा टो इंटू डी थीटा, यानी बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। और टो का मान कितना है, यहां पर टो बराबर किसके है, पी साइन थीटा के, तो हमने टो का मान रख दिया पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अगर हम इसे इसकी प्रारंभिक स्थिति से किसी भी अंतिम स्थिति तक अर्थात θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य निकालना चाहते हैं, तो आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। कहां से लेके कहां तक, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक। तो हम यहां पर dw का मान रखेंगे, dw बराबर किसके हो गया, p sin थीटा इंटू डी थीटा। क्योंकि यहां पर हम पहले ही कह चुके हैं वैद्युत क्षेत्र हमारा नियत है और किसी भी द्विध्रुव का बल आघूर्ण भी एक नियत राशि होता है, किसी भी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण भी एक नियत राशि होता है, तो इसलिए p कांस्टेंट हो गया। तो हम यहां समाकलन केवल किसका करेंगे, साइन थीटा का। और आप सभी को पता है साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया w बराबर पी माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2, मान रख दिया हमने बराबर पी माइनस कॉस अपर लिमिट θ2 माइनस लोअर लिमिट θ1, तो ये हो गया माइनस माइनस कॉस θ1, तो यहां से हो गया प्लस कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म के आघूर्ण के विरुद्ध घुमाने में किए गए कार्य का व्यापक सूत्र आ गया। अब अभी हमने आपको बताया था सबसे प्रारंभ में कि इस बल आघूर्ण के कारण वैद्युत द्विध्रुव हमेशा अपनी स्थायी स्थिति में आकर ठहरता है। तो स्थायी स्थिति का मतलब यह है कि द्विध्रुव के समांतर, यानी कि इस प्रकार से ये माइनस क्यू आवेश होगा और ये प्लस क्यू आवेश होगा, अर्थात इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा P, वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। हमें इसे इस स्थिति से किसी अन्य स्थिति में घुमाने में कार्य करना पड़ता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में ये जो कोण θ1 होगा ये हमेशा 0 डिग्री के बराबर होगा। तो हम θ1 का मान यहां 0 डिग्री रख सकते हैं और किसी भी अन्य स्थिति में घुमाने में जो कोण हमें प्राप्त होता है उसे हम θ2 की जगह थीटा मान सकते हैं। अतः इस सूत्र में मान रख देंगे, θ1 बराबर हमने रख दिया 0 डिग्री और θ2 हमने रख दिया थीटा। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया, cos 0 का मान होता है 1 और cos थीटा, तो ये आ गया W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। तो ये हमारा व्यापक सूत्र आ गया। हम जनरली इसी सूत्र को प्रयोग करते हैं क्योंकि साधारण अवस्था में हमारा वैद्युत द्विध्रुव हमेशा स्थायी अवस्था में ही पाया जाता है। अगर आपको किसी और स्थिति से किसी और स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को निकालना है तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे cos θ1 माइनस cos θ2। अब नेक्स्ट पोजीशन, अगर हम स्थायी संतुलन की स्थिति से अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री से इस द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत अर्थात 90 डिग्री के घूर्ण पर घुमाना चाहते हैं, जैसे इस स्थिति से आप इस द्विध्रुव को बिल्कुल ऐसे क्षेत्र के लंबवत करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आपको पता ही है cos 90 का मान कितना होता है 0, तो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, तो किया गया कार्य हो गया W बराबर PE। इसी प्रकार यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की अवस्था से अस्थायी संतुलन की स्थिति में अर्थात बिल्कुल क्षेत्र के विपरीत आपको दिखाते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इस समय जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी वो क्षेत्र के बिल्कुल विपरीत हो जाएगी, अर्थात थीटा कोण कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहां स्थायी संतुलन की स्थिति से अस्थायी संतुलन की स्थिति तक अर्थात 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हमने यहां थीटा का मान रख दिया 180 डिग्री। इस फॉर्मूले में थीटा 180 रखा, तो cos 180 का मान होता है आपको पता है -1, तो ये माइनस और माइनस कितना हो गया आपका +1, तो यहां पर ये +1 और 1 कितना हो गया 2, तो किया गया कार्य कितना हो गया 2PE। अर्थात स्थायी संतुलन की स्थिति से द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में जितना कार्य किया जाता है तो 180 डिग्री घुमाने में अर्थात दुगना कोण घुमाने में किया गया कार्य भी बिल्कुल दुगना होगा। डियर स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं।
अब हम आपको बताते हैं वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। जैसा कि आपको बताया कि कहीं भी अगर हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो वह स्थितिज ऊर्जा हमें कहीं ना कहीं किसी बल के विरुद्ध किए गए कार्य के रूप में ही प्राप्त होती है। तो यहां पर भी हम जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे वह क्या है, जब हम द्विध्रुव को अनंत से उठाकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो उस स्थिति में हमें द्विध्रुव को अनंत से उठाकर वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाकर किसी निश्चित स्थिति में रखने में जो किया गया कार्य प्राप्त होगा वही कार्य उस द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो वही परिभाषा है जो हम दो आवेशों को अनंत से उठाकर एक दूसरे के पास लाकर किसी निकाय की रचना करने में जो हम कार्य करते हैं वही कार्य उन दोनों आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहां पर भी हम द्विध्रुव को जब अनंत से उठाकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं और एक निश्चित स्थिति में रख रहे हैं तो उसमें जो हम कार्य कर रहे हैं वही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। देखिए इसके लिए हम सूत्र का निगमन करते हैं। तो सूत्र का निगमन हम किस प्रकार करते हैं, मान लीजिए ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है ई। हम इस वैद्युत क्षेत्र में अनंत से उठाकर किसी वैद्युत द्विध्रुव को ला रहे हैं और इस प्रकार से लाते हैं कि -q आवेश पहले वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करे, अर्थात ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वेक्टर ई और ये द्विध्रुव आघूर्ण p, ये दोनों एक ही दिशा में हों। ठीक, तो जब द्विध्रुव धीरे धीरे इस क्षेत्र में प्रवेश करना प्रारंभ करेगा और जब -q आवेश ठीक क्षेत्र के अंदर आ जाएगा तो क्षेत्र स्वयं इसे अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि आपको पता ही है किसी भी आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत बल कार्य करता है जो कितना होता है, F बराबर QE होता है। इसके कारण यह स्वयं क्षेत्र के अंदर आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर आता चला जाएगा और तब तक आता रहेगा जब तक ये +q आवेश भी इस क्षेत्र के अंदर ना आ जाए। जब ये +q आवेश इस क्षेत्र के अंदर आ जाता है तो जिस प्रकार से -q आवेश के क्षेत्र में आने पर इस आवेश पर एक वैद्युत बल लग रहा था F बराबर QE, इसी प्रकार से अब जैसे ही +q आवेश क्षेत्र में आएगा तो इस आवेश पर भी ठीक उतना ही बल लगना प्रारंभ हो जाएगा F बराबर QE। परंतु ये दोनों बल आपको पता है परस्पर बराबर हैं, विपरीत हैं और समांतर हैं। तो इस समय इस द्विध्रुव पर लगने वाला जो कुल परिणामी बल है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस अवस्था में ये द्विध्रुव क्षेत्र के अंदर और ज्यादा गति नहीं कर पाएगा और इसी स्थिति में नियत होकर रह जाएगा। तो अगर आप देखें तो इस समय वैद्युत क्षेत्र के भीतर ये -q आवेश जो है ये इस +q आवेश की तुलना में ज्यादा दूरी तय कर चुका है और वो दूरी कितनी होगी, जाहिर सी बात है यह दूरी द्विध्रुव की लंबाई के बराबर होगी, अर्थात जितनी दूरी इन दोनों आवेशों के बीच की होगी और वो दूरी कितनी होती है आपको पता ही है, हम द्विध्रुव की लंबाई हमेशा मानते हैं कितनी, 2l। तो इस प्रकार अब हम कुल कार्य निकालेंगे तो कुल कार्य कितना होगा, देखिए वही चीज मैंने यहां पर आपके सामने लिखी भी है। +q आवेश को क्षेत्र में लाने पर कार्य वहकर्ता द्वारा किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वैद्युत क्षेत्र +q आवेश से -q आवेश की ओर होता है तो इसे हमें जबरदस्ती लाना पड़ेगा और यह स्वयं आ जाएगा। तो -q आवेश क्षेत्र में लाने में क्षेत्र स्वयं कार्य करेगा और स्वयं कार्य करेगा। अब चूंकि यह इस आवेश की तुलना में क्षेत्र में 2l दूरी ज्यादा चल लेता है तो इसलिए इस पर किया गया कार्य ज्यादा होगा। तो कुल परिणामी कार्य कितना हो जाएगा, कुल परिणामी कार्य हो जाएगा -q आवेश को क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, अर्थात -q आवेश पर लगा बल और चली गई अतिरिक्त दूरी। किसके द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, -q आवेश के द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैसे ही ये दूसरा आवेश भी क्षेत्र में आ जाएगा इन पर लगने वाले जो बल हैं वो बिल्कुल बराबर और विपरीत हो जाएंगे तो परिणामी बल शून्य हो जाएगा। तो +q आवेश के क्षेत्र में पहुंचते ही अब यह क्षेत्र में गति बंद कर देगा। तो इसलिए क्षेत्र में केवल -q आवेश दूरी तय करेगा और वो भी कितनी दूरी है, 2l। तो कार्य कितना हो गया, लगा बल -QE और दूरी कितनी चली गई है, 2l। हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया,
माइनस क्यू इंटू 12 को हम आगे ले गए और ई को पीछे लिया है। और ये कितना होता है हम सभी जानते हैं, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो Q इंटू 12 बराबर किसके हो गया, P के बराबर हो गया। तो हमने यहां पर Q इंटू 12 की जगह कितना मान रख दिया, P रख दिया। तो W बराबर हो गया माइनस PE। और आपको पता है यही कार्य किसी भी निकाय में या द्विध्रुव में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यह कार्य जो हमने किया ये द्विध्रुव की स्थायी अवस्था में, क्योंकि इस समय हम द्विध्रुव को बिल्कुल क्षेत्र के समांतर क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, अतः यह कार्य वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर रखे अर्थात स्थायी संतुलन में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। इसलिए U बराबर कितना आ गया, माइनस PE आ गया है। अगर हम इस द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर लाएं और भीतर लाकर इसको थीटा कोण पर, इसकी स्थायी संतुलन की स्थिति से थीटा कोण पर घुमा दें, तो आपको पता है उस स्थिति में हमें अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। और वह कार्य कितना होता है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो यह कार्य भी द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, अर्थात अब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो अब इसकी कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, समांतर लाने में किया गया कार्य था माइनस PE और थीटा कोण घुमाने में कार्य हो गया PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो इन दोनों को जोड़कर हम कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो माइनस PE प्लस PE ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और माइनस PE कॉस थीटा। तो माइनस PE से प्लस PE कट गया, बचा कितना, माइनस PE कॉस थीटा। या इसे अगर हम वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो आपको पता है यह अदिश गुणन है और अदिश गुणन कितना होता है, माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। तो ये वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से किसी भी कोण पर रखने पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमें प्राप्त हो गया। इसे हम व्यापक सूत्र भी कह सकते हैं, माइनस PE कॉस थीटा या माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। देखिए इस सूत्र की सहायता से अगर हम द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर ला रहे हैं, क्षेत्र के समांतर अर्थात वेक्टर P व वेक्टर E समान दिशा में, तो थीटा कितना हो जाएगा, यहां कोण हो जाएगा 0 डिग्री। तो व्यापक सूत्र से U बराबर माइनस PE कॉस 0 और कॉस 0 का मान होता है 1। तो ये फॉर्मूला आ गया माइनस PE, जो सूत्र हमने यहां निकाला था। आई बात समझ में। तो इस प्रकार हम इस व्यापक सूत्र से किसी भी स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र में निकाल सकते हैं। अगर आप द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत लाते हैं तो इस अवस्था में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा वो अभी स्पष्ट करता हूं, फिलहाल सूत्र से देखते हैं। यहां cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0, और स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई, इसका मतलब किया गया कार्य भी क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। देखिए कैसे 0 हो गया, जब हम द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत यहां प्रवेश कराएंगे तो दोनों आवेशों पर विपरीत बल कार्य करेगा। F बराबर QE और F बराबर QE। यह बल बराबर भी होगा, समांतर भी होगा, विपरीत भी होगा। लेकिन इस स्थिति में ये दोनों आवेश क्षेत्र के भीतर बिल्कुल बराबर दूरी तय करेंगे। जितनी दूरी प्लस क्यू आवेश चलेगा उतनी ही दूरी माइनस क्यू आवेश चलेगा। अतः यहां पर इस अवस्था में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम द्विध्रुव को क्षेत्र के विपरीत दिशा में अर्थात इस प्रकार से अंदर लाएं कि वेक्टर P की दिशा और E की दिशा परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो जाएं, तो यहां दोनों के बीच का कोण, किन दोनों के बीच का कोण, वेक्टर P व वेक्टर E के बीच का कोण बनेगा 180 डिग्री। तो उस अवस्था में हमारी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, PE हो जाएगी। क्योंकि जब हम यहां पर थीटा 180 डिग्री रखेंगे तो cos 180 का मान होता है -1, तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, +1। तो इस स्थिति में हमारी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U बराबर
पीई। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका समाप्त होता है। अब हम आपको इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर लेकर चलते हैं कि दो वैद्युत द्विध्रुवों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है और उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ाते हैं आपको चैप्टर का, दो वैद्युत द्विध्रुवों के निकाय की पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा और उनके बीच लगा वैद्युत बल। हालांकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि शायद कभी ये एग्जाम में नहीं आया, परंतु इसके जो फॉर्मूला निकल के आते हैं वो हम न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। एक दो न्यूमेरिकल इन फॉर्मूले के ऊपर दिए गए हैं, इसलिए आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। याद करने की ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझ लीजिएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये दो वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव ये हो गया A1 B1 और एक दूसरा वैद्युत द्विध्रुव ये हो गया आपका A2 B2। ये एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा की सीध में, अर्थात एक दूसरे की अक्षीय स्थिति में रखे हुए हैं। माना ये इसका मध्य बिंदु है O1 और ये इसका मध्य बिंदु है O2। माना इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। माना इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण है P1 और इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण है P2। तो जाहिर सी बात है, जब ये दोनों एक दूसरे की अक्षीय स्थिति पर रखे हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जाहिर सी बात है, इस द्विध्रुव के कारण इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा E1, और इसी प्रकार इस द्विध्रुव के कारण इसके मध्य बिंदु से इसकी अक्षीय रेखा पर स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है E2। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो P1 द्विध्रुवाघूर्ण का द्विध्रुव रखा है E2 वैद्युत क्षेत्र में और P2 द्विध्रुवाघूर्ण का द्विध्रुव रखा है E1 वैद्युत क्षेत्र में। तो इससे पहला आर्टिकल हम पढ़ के आए, यदि हम द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर या क्षेत्र से थीटा कोण पर क्षेत्र के भीतर रखते हैं तो उसकी एक स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, इसकी हो गई P1 वेक्टर P1 डॉट वेक्टर E2, क्योंकि P1 द्विध्रुवाघूर्ण का द्विध्रुव रखा है E2 वैद्युत क्षेत्र में, अर्थात इस द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र में। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई वेक्टर P1 डॉट वेक्टर E2। या हम इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे इस क्षेत्र में, तो P2 द्विध्रुवाघूर्ण का द्विध्रुव रखा है इस पहले वाले के वैद्युत क्षेत्र में, अर्थात E1 वैद्युत क्षेत्र में। तो इसकी वैद्युत द्विध्रुव ऊर्जा हो गई माइनस वेक्टर P2 डॉट वेक्टर E1। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं P1 E2 cos थीटा या माइनस P2 E1 cos थीटा। अब हम यहां पर E1 और यदि E2 का मान रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो E1 और E2 कितना होगा, आप सभी को पता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 1/4πε0 2p/r³। तो इसके लिए हमने रख लिया P1/r³ और अगर इसके लिए निकालेंगे तो हम इसके लिए रख लेंगे P2/r³। तो इस समीकरण में हम E1 या E2 का मान अगर उठाकर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर ये जो थीटा दिया गया है, ये थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण है। किन दोनों के बीच का कोण, वेक्टर P1 और वेक्टर E2 के बीच का कोण और वेक्टर P2 और वेक्टर E1 के बीच का कोण। तो अगर आप चित्र से देखें तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के समांतर हैं। वेक्टर P1 समांतर है वेक्टर E2 के, या ये दोनों भी एक दूसरे के समांतर हैं, वेक्टर P2 समांतर है वेक्टर E1 के। तो इन दोनों के बीच का कोण यहाँ कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हम यहां पर इस कोण का मान रख देंगे और साथ में E1 या E2 का मान हम रख देंगे। तो चाहे आप E2 का मान रख लीजिए, चाहे आप E1 का मान रख लीजिए, तो आपका ये आंसर आ गया। देखिए यहां पर cos 0 का मान हो गया 1। अब हमने E2 का मान रखा, तो E2 का मान रखने पर कितना आ गया, 1/4πε0 2p2। ठीक, सॉरी E2 का मान यहां रखा हमने, तो 2p2 और P1 पहले से है, तो ये हो गया 2p1p2/r³। और अगर हम यहाँ E1 का मान रखेंगे तो भी 1/4πε0 2p1
और P2 यहां पहले से है तो वही आंसर आया 2P1 P2 अपॉन R क्यूब, यानी स्थितिज ऊर्जा हो गई -1/4πε0 2P1 P2 अपॉन R क्यूब। ठीक, अब इसी फॉर्मूले से हम इन दोनों वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला पारस्परिक बल निकालेंगे। कैसे, हम सभी को पता है कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, और जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को हम dW बराबर du बराबर F इंटू dr भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से F बराबर कितना हो गया -du बटे dr। ये जो निगेटिव साइन हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ये निगेटिव साइन हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वैद्युत द्विध्रुवों को हमने इस प्रकार रखा है कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। एक का धनावेश दूसरे के ऋण आवेश की ओर है, इसलिए यह बल आकर्षण का होगा, और चूंकि यह बल आकर्षण का होगा तो इसलिए हम यहां पर माइनस साइन लगाएंगे। अब हम यहां पर u का मान रखेंगे -1/4πε0 2P1 P2 अपॉन R क्यूब। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/4πε0 2P1 P2 हमारा कॉमन आ गया, बचा कितना, ये r की पावर 3 ऊपर चला गया, तो ये बचा डिफरेंशियल ऑफ r की पावर -3। तो आपको पता ही है डिफरेंशियल का कॉमन फॉर्मूला है n x की पावर n-1, तो उसी से हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। n कितना है -3 और r की पावर n-1 यानी कि -3 -1 हो गई -4, तो ये कितना आ गया 1/4πε0 माइनस हमने शुरू में लगा दिया 2 तिया 6 P1 P2 अपॉन R की पावर 4। तो इस प्रकार हमने दोनों सूत्र आपके सामने निकाल के दिखाए, वैद्युत द्विध्रुव के निकाय की स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत द्विध्रुव के निकाय के बीच लगने वाला बल। तो इस सूत्र की सहायता से अगर आप देखें तो ये बल R की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल R की घात 2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, परंतु दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल R की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये निगेटिव साइन यह दर्शाता है कि यह वैद्युत बल आकर्षण की प्रवृत्ति का होगा। तो इसी के साथ ये पूरी यूनिट हमारी यहां पर समाप्त होती है। कल हम आपको इसके न्यूमेरिकल करना बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कर दो स्टॉप।